Welcome everyone. Today we are here to discuss about examinations. No doubt, we have talked about this examination a lot of times. Many number of times we have discussed how should we prepare. So there is nothing special that I need to tell. कुछ special नहीं है. The only thing special is अभी के टाइम पर सिर्फ आपको रिवीजन करना है, कोई नया चीज स्टार्ट नहीं करना है. रिवीजन कैसे करना है इसके बारे में मैंने बहुत बार पहले सेशन ले लिया और उसमें वही बात, एक ही बात आपको मैं बता चुका हूं कि आपको रिवीजन कैसे करना है. अपने YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर रिवीजन्स दिए हुए हैं, उन रिवीजन्स को देखिए, एक एक चैप्टर के रिवीजन्स को देखिए. किस ऑर्डर में देखना है? YouTube के प्लेलिस्ट के ऑर्डर में नहीं देखना है, आपके सिलेबस के हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है उस ऑर्डर में आपको चेक करना है. YouTube की प्लेलिस्ट के ऑर्डर के हिसाब से नहीं, आपके प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट के हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से. जैसे हम लोगों ने जिस चैप्टर के बाद जो चैप्टर पढ़ा है उसके हिसाब से आप रिवीजन करिए, उसका YouTube पर रिवीजन देखिए. रिवीजन के बाद में थोड़ा सा टाइम अपने आप इन्वेस्ट करिए पढ़ाई के अंदर में. और अभी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप अभी जो चीज अभी पढ़ रहे हैं ये आप एक्सेप्ट करके रखिए. यू आर स्टडिंग दिस फॉर द वेरी लास्ट टाइम, दैट्स इट, नथिंग एल्स. You are not going to get time to revise it again and again. तो अभी आपको इस तरह से रिवाइज करना है कि आप बाद में एग्जामिनेशन के टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं रहेगा 1.5 डे के अंदर कि आप सारा चीज रिवाइज कर सकें. उस समय सिर्फ और सिर्फ थोड़ी चीजें, जैसे YouTube का रिवीजन वीडियोस आप देख ली या फिर कुछ सवाल का प्रोसीजर आप देख लीजिए. नथिंग एल्स. यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस. तो अभी आपको इस तरह से पढ़ना है कि ये लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बस. इसके बाद फाउंडेशन का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया और अब आप अपने बारे में सोचिए कि यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशंस, कि आप इंटरमीडिएट में कैसे पढ़ाई करेंगे या फिर फ्यूचर में आपको क्या करना है. बस दैट्स इट. मतलब अभी आपको लास्ट टाइम आपको ये चीज पढ़ना है, ऐसा एक्सेप्ट करके, ऐसा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करके अब अपनी पढ़ाई करिए. दूसरी बात, सर मैथमेटिक्स के अंदर में और इकोनॉमिक्स के अंदर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ी स्पीड से सॉल्यूशन करना हो. तो रादर देन फोकसिंग ऑन द कैलकुलेशन, फोकस ऑन द प्रोसीजर. आपको एग्जामिनेशन में रफ शीट दिया जाता है मैथमेटिक्स में, 2 पेज दिए जाते हैं. तो 2 पेज के साथ साथ 2 पेज में अगर आपके बन जाते तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में ही करना होगा. उपाय क्या है? देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव टू सॉल्व everything in the paper itself if you are short of pages. तो रफ शीट मिलता है तो आप उसी में करिए, या फिर आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसी के आगे पीछे में, मतलब कहीं पर भी आपको करना है. जो OMR शीट है उसके अंदर में आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, बिकॉज दैट इज स्कैन्ड इलेक्ट्रॉनिकली. मतलब उसको फिजिकल चेकिंग नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉनिकली मशीन में स्कैन होता है. तो वहां पर आप कुछ ओवर राइटिंग या स्क्रैबल नहीं कर सकते, कुछ भी उसमें काट पीट नहीं कर सकते. तो जो भी आपको करना है रफ शीट में आपको करना है. टाइम मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में आपके पास काफी कम रहेगा, उसके हिसाब से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है. इकोनॉमिक्स में स्पेशली सवाल की लेंथ जल्दी से पढ़ के समझ पाए, ये आपको प्रिपरेशन करना है. रादर देन मेमोराइजिंग एवरीथिंग, रादर देन रट्टोफाइंग एवरीथिंग, यू शुड फोकस ऑन द रूल्स. अगर आप एग्जाम्पल्स को अगर आप याद रखेंगे तो दिक्कत होगी. उसके पीछे जो प्रिंसिपल्स है, उसके पीछे जो नियम है, उन नियमों को आप याद रखिएगा. लॉ के अंदर में, अकाउंट्स के अंदर में वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है. लॉ के अंदर में आपको प्रोविजंस पर ज्यादा ध्यान देना है, केस स्टडीज डेफिनेटली आपको ध्यान देना है, परंतु क्या चीज पर ध्यान देना है? प्रोविजंस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है. प्रोविजन आपको ब्लैक बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है उन चीजों को, बुक में ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट बैकग्राउंड 2 तरह से लिखा हुआ है. तो जो ब्लैक बैकग्राउंड में लिखा हुआ है सब मैं बता चुका हूं. उसके बगल में मैंने लिख कर भी दिया, रिमेंबर इन ओन लैंग्वेज, रिमेंबर इन ओन लैंग्वेज, रिमेंबर इन ओन लैंग्वेज. पॉइंट्स को याद रखना है और लैंग्वेज अपनी की अपनी लिखनी है. और जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो तो ठीक है, वो तो जस्ट समझने के लिए है. अकाउंट्स के अंदर में क्या, अगेन द सेम थिंग. अकाउंट्स के अंदर में चैप्टर जहां पर स्टार्ट होता है वहां पर जो डिस्कशन होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है. क्वेश्चंस पर फोकस कम करिए, प्रिंसिपल्स पर, रूल्स पर फोकस ज्यादा करिए. मतलब एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, उसके पहले मैंने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे मान लो एनपीओ के अंदर में एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, तो उसके पहले जो डिस्कशन किया उस चीज पर आपको फोकस करना है, रादर देन द होल चैप्टर. नो, स्टार्टिंग की क्लासेस, जो चैप्टर जहां पर शुरू होता है वहां पर स्टार्टिंग की क्लासेस जो होती है
वहां पर आपको भी फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि वहां पर पूरे चैप्टर का कंसेप्ट आता है, पूरे चैप्टर का समरी आता है स्टार्टिंग के अंदर में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, जहां पर चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट पार्ट पर, रूल्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना। ये सारी बातें सर आप मेनी टाइम्स यू हैव रिपीटेड। नाउ व्हाट्स न्यू? व्हाट्स न्यू दिस टाइम? द न्यू थिंग इज एग्जामिनेशन का मार्किंग पैटर्न आपको मैं एक दिन आपको मैं शो करूंगा कि एग्जामिनेशन में मार्किंग कैसे होता है। स्टेप मार्किंग क्लास के अंदर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लास के अंदर में अकाउंट्स और लॉ में क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको हर एक पॉइंट पर, जैसे एक डेबिट और एक क्रेडिट, अगर आपको उस पर 1 मार्क है तो डेबिट साइड सही होगा तो 0.5, क्रेडिट साइड सही होगा तो 0.5। दैट्स इट। हर एक आइटम पर आपको 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। जैसे मान लो कंसाइनमेंट में अगर डेबिट साइड में 6 आइटम्स है, क्रेडिट साइड में अगर 4 आइटम्स है, 10 आइटम्स है, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हर पर 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क, 1। अगर एजेंट अकाउंट अगर आपको बनाना है, कंसाइनमेंट के हर आइटम पर 0.5, 0.5, 0.5 या किसी पर 1। जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है उस पर ज्यादा मार्क्स, जिसमें कैलकुलेशन डायरेक्ट है, क्वेश्चन से देखकर पेस्ट कर रहे हो सीधे, वहां पर 0.5, और जिसमें कुछ कैलकुलेट कर रहे हो जैसे क्लोजिंग स्टॉक, तो उसमें 1 मार्क। उसके वर्किंग नोट पर अगेन 1 मार्क। सर वर्किंग नोट पहले बनाना है कि बाद में बनाना है? डज नॉट एक्चुअली मैटर। जहां पर बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटर रहेगा बाद में बनाइए, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चल, और साथ ही साथ आपको ये सिंपली मैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिस्कशन के अंदर में ये मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह का एग्जामिनेशन का आंसर शीट होता है कि आपको जो शीट मिलती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, देयर इज नथिंग स्पेशल। ये आपको गूगल ड्राइव के अंदर जो लिंक मैंने आपको दिया टेस्ट सीरीज का, उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इसमें कैसे आपको लिखना है, इसी तरह का आंसर शीट होता है। कहां पर क्या करना है ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था। आपको इस पार्ट में अपना रोल नंबर लिखना है, इस पार्ट में आपको रोल नंबर नहीं लिखना। रूल्ड आंसर शीट होती है, रूल्ड कॉपी होती है। रूल्ड समझ रहे हो ना, ब्लैंक नहीं होती, रूल्ड। अकाउंट्स और लॉ इंग्लिश के अंदर में रूल्ड कॉपी होती है, और मैथ्स और इकोनॉमिक्स के अंदर में आपको एक बबल शीट मिलता है, ओएमआर शीट, कुछ इस तरह का। और साथ ही साथ वहां पर आपको अटेंडेंस देने के लिए कुछ इस तरह की शीट मिलती है। दीज आर ऑल कॉमन पॉइंट्स, प्लस एक चीज मैं आपको गूगल ड्राइव में और मैंने आपको दिया है। गूगल ड्राइव में वन थिंग आई हैव आल्सो गिवन यू, एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें मैंने आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से लिख कर दे दी है, मतलब इतने अच्छे तरीके से लिख कर दे दिया है कि आपको कहीं पर एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सिंपली ये एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजों को याद रखना है, ये गूगल ड्राइव के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बोलकर एक फाइल है, उस फाइल को आप रख लीजिएगा। कि सब्जेक्ट वाइज मैंने क्लासिफाई करके दिया है कि अकाउंट्स के अंदर में आपको क्या करना है, लॉ में इंग्लिश में क्या करना है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको लिख कर दे दी है। उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं कि क्या करना है आपको। स्टेप मार्किंग एग्जामिनेशन में होता है। सबसे पहला बात स्टेप मार्किंग होता है। अगर आपका फाइनल आंसर टैली नहीं हो तो भी नो नीड टू वरी, स्टेप मार्किंग होता है, जितना सही किया उस पर आपको मार्क्स मिलेगा। सेकंड बात, जितना, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, जितने मार्क्स हैं उसी के हिसाब से आपको टाइम देना है। इफ इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन, अकाउंट्स और लॉ में 18 मिनट्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। 5 मार्क क्वेश्चन 9 मिनट, 1.8 मिनट्स पर मार्क, 1.8 मिनट पर मार्क, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अकाउंट्स लॉ में 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है आपको। और उसके बाद में बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको लिख कर दिया है कि हर क्वेश्चन को फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए। फ्रेश पेज का मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो 2A B C D जितने पार्ट से आपको लाइन से करने होंगे। 2 का D पहले कर लिया, फिर C कर लिया, A कर लिया, B कर लिया, कोई बात नहीं, बट 2 अगर स्टार्ट कर दिए तो सारा लाइन से सीरियली करना होगा। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर स्टार्ट करोगे तो एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करोगे। एकदम समझ में आ गया सर? किसी भी अमाउंट के ऊपर में ओवरराइट मत करिएगा, उसको काट कर दूसरा फ्रेश अमाउंट लिखिएगा, दैट्स अ बेटर प्रेजेंटेशन, देखने में अच्छा लगता है, कोई खास बात नहीं। जर्नल एंट्रीज में नरेशन देना कंपलसरी है कि नहीं कंपलसरी है, बताओ मैंने इसके बारे में बहुत बार बात की है। जर्नल एंट्रीज में नरेशन नहीं देने से मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं तो कटेगा कैसे, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नरेशन आपको बहुत जरूरी है।
और वर्किंग नोट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं, वर्किंग नोट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद कुछ चैप्टर वाइज मैंने स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख कर दिए हैं कि फाइनल अकाउंट्स में, एनपीओ में और पार्टनरशिप में डेट की कॉलम आपको नहीं बनानी है, बिल्कुल नहीं बनानी है। अकाउंट करंट के अंदर में 6 कॉलम डेबिट साइड, 6 कॉलम क्रेडिट साइड जब आप प्रिपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा सामने के 2 पेज ले लीजिए कॉपी में। इवन पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी अगर आप सामने के 2 पेज लेते हैं पार्टनरशिप अकाउंट बनाने के लिए, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, माफ करिएगा, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 3 पार्टनर डेबिट साइड के, 3 पार्टनर क्रेडिट साइड के, तो माय गॉड बहुत सारी कॉलम्स बन जाएगी, साफ साफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक एक चीज, हर चीज के बारे में, डेप्रिसिएशन के अंदर में डेट कॉलम आपको बनाना है और वर्किंग नोट में जितने मशीनरी है उन सब के लिए सेपरेट कॉलम आपको प्रिपेयर करना है। रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंपनी सेल और रिटर्न, नरेशन कंपलसरी है। ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, नरेशन कंपलसरी है, क्योंकि नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्क्स मिलेगा ही नहीं तो कटेगा कैसे, लिखना बहुत जरूरी है। स्टॉक टेकिंग के अंदर में यह ध्यान रखना है आपको कि आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है कि स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। यह चीज आपको ध्यान रखना है कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग पूछा है या फिर स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पूछा है। अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो जो आपकी मर्जी, पर मैं रिकमेंड करूंगा एसआरएस, स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही आप प्रेफर करिएगा। कंसाइनमेंट के अंदर में सब बताने की जरूरत नहीं है। डेट की कॉलम अगर क्वेश्चन में डेट्स दिया रहे तब आपको प्रिपेयर करना है, वरना आपको डेट प्रिपेयर नहीं करना। वर्किंग नोट अगर इनवॉइस प्राइस मेथड है तो 4 कॉलम का, अगर नॉर्मल कॉस्ट प्राइस मेथड में 2 कॉलम का वर्किंग नोट। फाइनल अकाउंट्स में बेस्ट रहता है जितने एडजस्टमेंट एंट्री है सबका डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बात कर लो। तुमको याद होगा जैसे हम लोग उसमें बात करते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो क्या करना है, पीएल में डेबिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट, मन में क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट, याद है ना कुछ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पीएल में क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में क्रेडिट, पीएल में डेबिट। इस तरह से मन में सोचोगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी। और अगर कोई एडजस्टमेंट है बहुत लंबा तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री के हिसाब से सॉल्व करना, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन। पार्टनरशिप में गुडविल याद रखना, गुडविल के लिए एक सिंपल सा टेबल आपको प्रिपेयर करना है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और शेयर ऑफ गुडविल, और उसके बाद एक सिंपल एंट्री गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कोई स्पेशल चीज इसमें है ही नहीं सर। गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, अगर आपको सवाल में बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहे उसको राइट ऑफ करना है, भूल मत जाइएगा। जेएलपी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर में मैंने आपको बताया था बुक वैल्यू और सेल वैल्यू, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के बीच का डिफरेंस। मां सरस्वती का मतलब बुक वैल्यू और मां लक्ष्मी का मतलब सेल वैल्यू, कितना पैसा आया, उनके बीच का डिफरेंस को प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाता है। एवरेज ड्यू डेट में और अकाउंट करंट में ग्रे स्टेज सिर्फ बिल्स में होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स चैप्टर वाइज स्पेसिफिकली लिख कर दिए मैंने, चैप्टर वाइज स्पेसिफिकली लिख कर दिए। नो बैकवर्ड मेथड में रेडिंग का कैलकुलेशंस नहीं होता। चलिए ये सारा चीज मैंने आपको लिख कर दिया है, नरेशन कंपल्सरी एंड एवरीथिंग। लॉ के अंदर में भी एग्जैक्टली वही बात, आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इन द बुकिश लैंग्वेज, आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। आई तो लॉ के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपको ओन लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है, और साथ ही साथ सेक्शन नंबर, केस लॉ का नाम याद रखो तो अच्छी बात, नहीं याद रखो तो कोई कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटता। सेक्शन नंबर और केस लॉ का नाम अगर नहीं लिखते हो तो कोई मार्क्स नहीं कटता, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलते हैं। तो नो नीड टू अननेसेसरी स्ट्रेस योरसेल्फ टू मेमोराइज द सेक्शंस एंड ऑल। सारी चीजें अपने आप बताने की जरूरत नहीं है। केस स्टडीज, माय गॉड अनबिलीवेबल, केस स्टडीज आपने इतनी सारी केस स्टडी सॉल्व की है कि पूछिए मत। उसमें 50% वेटेज तो प्रोविजन के ऊपर होता है। फिर प्रेजेंट केस क्या होता है, प्रोविजन को और क्वेश्चन को मिलाकर कि प्रोविजन को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, और फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन देना पड़ता है। चलिए एलएलपी में, माय गॉड अनबिलीवेबल, ये सब एग्जाम के लास्ट स्टेज के लिए बात है। एलएलपी के अंदर में लास्ट में जो टेबल है ना, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी, जी जान लगाकर अच्छी तरह से याद करना, उससे बहुत सारे काम आते हैं। कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप का डिफरेंस, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप का डिफरेंस, एलएलपी वर्सेस कंपनी का डिफरेंस, बहुत सारी चीजें उसी टेबल में काम आ जाती है। कंपनी अकाउंट, कंपनी लॉ बहुत इजी होता है, उसके अंदर में आपको कम मेहनत है और रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। उसमें से केस स्टडीज 2 केस स्टडीज आती है और इजी, बहुत इजी है। मेहनत सबसे ज्यादा, सबसे कम मेहनत है कंपनी लॉ में।
definitely that will also be helpful in future intermediate and finals. Contract law, my god, unbelievable, it's a very long chapter. ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता ही है. पार्टनरशिप एकदम फ्री का चैप्टर है. पार्टनरशिप से आसान कोई चैप्टर नहीं है. पार्टनरशिप और कंपनी से आसान कोई चैप्टर नहीं है. बहुत इजी जनरल नॉलेज का चैप्टर है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्लाइटली लंबा पड़ता है. ठीक. इंग्लिश पार्ट, माय गॉड अनबिलीवेबल, इंग्लिश पार्ट में आपको बहुत 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 जबरदस्त रिटर्न मिलता है, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप जरा सा मेहनत करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा. थोड़ा सा मेहनत करना है. इंग्लिश पार्ट के क्लासेस को 2 बार 3 बार अच्छी तरह से देखिए. फॉर्मेट्स को लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए. इफ यू हैव प्रॉब्लम्स देन बेस्ट सॉल्यूशन इज फॉर्मेट्स को लिख कर प्रैक्टिस करिए. लेटर के फॉर्मेट्स सभी को जानते हैं, बट स्टिल यू शुड स्टार्ट राइटिंग. रेज्यूम का फॉर्मेट लिख कर प्रैक्टिस करिए. किसके बाद क्या आएगा लिख कर, बिना देखे लिख कर प्रैक्टिस करिए. बहुत बेस्ट तरीका है. मेमोरेंडम राइटिंग, आर्टिकल, रिपोर्ट्स लिख कर प्रैक्टिस करिए. अनबिलीवेबल. इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए न्यूज ऐप थोड़ा सा पढ़ना है. अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि न्यूज ऐप पढ़ सकें, बट स्टिल बड़ी हेडिंग्स जरूर देखिए. और जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट डिस्कशंस है, अब जैसे फार्म लॉज को गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया, तो ये एक नया टॉपिक है. इसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा सा मैं व्हाट्सएप में भी आपको दे दूंगा. नो नीड टू वरी एट ऑल. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स अगर लिखना है तो इंग्लिश पार्ट पर सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि यही पार्ट है जो कि आपको पास करवा सकता है. मेहनत बहुत कम है, बहुत कम मेहनत है, और मार्क्स तो बस आप पूछिए मत, फुल मार्क्स. इकोनॉमिक्स और बीसीके में ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है. इकोनॉमिक्स और बीसीके में क्वेश्चन पेपर लेकर मत आइएगा. क्वेश्चन पेपर के साथ ओएमआर शीट सबमिट करना है. मैथ्स और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर शीट यू हैव टू सबमिट. दैट्स इट, नथिंग एल्स. चॉइस नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग होता है, तो तुक्का मारना पॉसिबल नहीं है. ये चीज ध्यान रखिएगा. इकोनॉमिक्स और बीसीके के क्वेश्चंस डिवाइड नहीं होते सेपरेट, सब मिक्स होते हैं. नो नीड टू से एनीथिंग. इंट्रोडक्शन चैप्टर पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है. बिजनेस साइकिल्स पर आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और बिजनेस साइकिल्स और मार्केट, ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं, और बहुत आसान और बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं. तो इन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है. ऑब्वियसली इसके दोनों बुक को सॉल्व कर लेना. पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का बुक दिया था ना, वो भी सॉल्व कर लीजिए. पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का बुक को भी सॉल्व कर लीजिएगा इन चैप्टर्स के लिए खास करके. और बीसीके पार्ट तो यार गजब ही है, बहुत ही आसान है. बीसीके पार्ट में अगर बिग एमएनसी, बिग मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा अगर याद नहीं कर पाओ, नो वरी. 5 मार्क्स टू 6 मार्क्स का डेटा अगर आता है, इसके लिए आप पूरी प्रिपरेशन को स्पॉइल नहीं कर सकते, बिल्कुल स्पॉइल नहीं कर सकते. चल, डेटा को याद रखने पर फोकस मत करिएगा. और एक चीज मैंने हाईलाइट करके दे दिया, डू नॉट ब्रिंग क्वेश्चन पेपर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स. प्लीज सबमिट दिस टू द इन्विजिलेटर. वहां पर एग्जामिनर को सबमिट कर देना आपको. चलिए, मैथ्स और स्टैट्स के अंदर में नया चीज कुछ भी नहीं है. करेक्ट आंसर पर +1, रॉन्ग आंसर पर -0.25. नो नीड टू गेस. तीनों चैप्टर्स, तीनों पार्ट्स ऑब्वियसली एक साथ में आते हैं. मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, तीनों एक साथ में मिला जुला कर आते हैं. सेट नंबर के हिसाब से आप पेपर देंगे. जो स्टूडेंट अगल बगल में बैठते हैं उनका सेट अलग अलग होगा. किसी को सेट ए मिलेगा, किसी को सेट बी मिलेगा, किसी को सेट सी मिलेगा. सर वो कहां स्टेट करना होगा, आपका जो ओएमआर शीट है उस पर लिखना होगा सेट आपको कौन सा मिला. सेट आपको कौन सा मिला, ओएमआर शीट पर लिखना होगा. ये चैप्टर सर बता चुका हूं मैं. सिलोजिज्म तो खैर ठीक है. टाइम वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन और लॉजिकल रीजनिंग का चारों चैप्टर. सिलोजिज्म तो है नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक से. ये बहुत अच्छी तरह से आपको रिवाइज करना है. और इसके अलावा मैं आपको कुछ बोलना नहीं है मेरे को. ये जो शीट है, ये शीट आपको मैं उसी गूगल ड्राइव के लिंक पे दिया हुआ है, जिसमें सारी की सारी चीजें मैंने आपको लिख कर दी. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके लिए एग्जामिनेशंस के लिए. ठीक है ना. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल नॉट टेक टू लॉन्ग अ टाइम. इट्स द टाइम टू स्टडी, सो यू शुड फोकस ऑन व्हाट you have to do rather than searching here and there, here and there, here and there. सिर्फ अपने क्लास में जो पढ़ा उसी पर ध्यान दीजिए. उसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है. बेकार में इधर उधर रिवीजन एंड ऑल एवरीथिंग
you unnecessarily waste your time and simply spoil yourself, spoil your career. बेटर है आप इस तरफ दिमाग मत लगाइए, जो आपको क्लास में पढ़ा गया उससे ज्यादा आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको वहीं पर पढ़ा दी है। सिर्फ रिवीजन करिए, कोई नया चीज पर ध्यान मत दीजिए, नया चैप्टर पर ध्यान मत दीजिए। थोड़ा इंग्लिश पार्ट के लिए रीसेंट हैपनिंग्स पर बिल्कुल आपको फोकस करना है, रीसेंट हैपनिंग्स के बारे में जानकारी रखना है। उसका लिस्ट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले भी दिया था, एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रेश करके दे दूंगा। वीक में 6 दिन जो पढ़ रहे हो कोशिश करो संडे को उसको वापस से रिवाइज करो। रिपीट करता हूं, मंडे टू सैटरडे शेड्यूल बना लो, पढ़ना है, रिवाइज करना है, और संडे को जो 6 डेज में पढ़े वो वापस से एक बार रिवाइज करना है। दैट इज इवन अ बेटर, वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा आपकी मेमोरी में। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम लेफ्ट, स्टिल सफिशिएंट टाइम है रिवाइज करने के लिए। तो आप जी जान लगाकर मेहनत करिए, और कोई भी परेशानी हो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। जैसे अभी तक पूछते आए थे वैसे फिर से फ्यूचर में पूछोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चल, थैंक यू।